दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। इनफैक्ट जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल 2024 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन वो अभी चल रहे हैं एक्सटेंशन पर। इसी बीच कई लोगों का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का चर्चा न करके बीजेपी क्या कर रही है कि जितने भी स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट कर रही है। तो इसी बीच बीजेपी ने तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट के लिए एन रामचंद्र राव गारू का नाम आगे किया है। इनका नाम आगे करने से किसी और को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन तेलंगाना के ही घोषमहल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उन्होंने जैसे ही रामचंद्र राव का नाम सुना, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। दोस्तों यहां मैं बताना चाहता हूं कि एन रामचंद्र राव जो है काफी लर्नेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। वो अपने यंग डेज में ही एबीपी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के विभिन्न पोस्ट पर भी काम कर चुके हैं और आरएसएस के भी सहयोगी माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। तो ये सब सारा जो क्राइटेरिया है वो उनको पार्टी प्रेसिडेंट के लिए फिट बनाता है। लेकिन राजा सिंह की प्रॉब्लम क्या है ना, राजा सिंह बाय नेचर काफी एग्रेसिव हैं। उनके ऊपर प्रीवियस में जो यहाँ की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो केसीआर की सरकार हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी की सरकार हो, इन्होंने राजा भैया के ऊपर काफी अत्याचार किए हैं। और राजा भैया इतने तूफानों के बीच तेलंगाना में बीजेपी का परचम हमेशा लहराया है। मुझे याद है एक विधानसभा क्षेत्र में पूरा सीट बीआरएस और कांग्रेस ने स्वीप किया था, बीजेपी सिर्फ एक सीट जीते थी और वो भी घोषमहल की सीट जीती थी जो राजा भैया ने जीता था। तो टी राजा का अपना एक करिश्मा है, अपना एक नेतृत्व क्षमता है। और मेरा भी ये मानना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पॉलिटिक्स करना है तो एग्रेसिव होकर ही किया जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि मतलब कि धीमी चाल से पॉलिटिक्स अगर किया जा सकता तो ये फिर संभव नहीं है। आज के टाइम में जिस तरह राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहा है, जिस तरह केजरीवाल पॉलिटिक्स कर रहा है, उस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत है। जिस तरह ममता बनर्जी पॉलिटिक्स कर रही है, यू हैव टू बी एग्रेसिव इन नेचर। आप भोले बनकर, सीधे बनकर आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों राजा टी राजा की जो शिकायत ये रही है कि उन्हें पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं दी गई। इससे वो काफी दुखी हैं और उन्होंने अपना रोष जो व्यक्त किया है ये आप सुनिए। देखिए, हम हर बार पार्टी को यहाँ बताते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता सही तरह से काम करेगा। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है, तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। तो उन्होंने जो अपना जो रोष व्यक्त किया उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हैदराबाद तेलंगाना में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिस एग्रेशन की जरूरत है, शायद एन चंद्र राव जो है वो एग्रेशन नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए वो पार्टी प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो उन्होंने अपने सारे पोस्ट से रिजाइन दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप पार्टी के साथ जुड़े रहिए, पार्टी के लाइन पर चलिए और पार्टी के लिए काम कीजिए। वो उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है और यहां उनका दम घुट रहा है, उन्होंने ये भी कहा। और इसके साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ इन सब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और इन्होंने जिस तरह की एग्रेसिव राजनीति की है उसी तरह की एग्रेसिव राजनीति करके ही तेलंगाना में सरकार में आया जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, टी राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेलंगाना में जिस तरह की राजनीति यहाँ के लोग करते हैं, चाहे वो AIM के लोग करते हैं, चाहे वो BRS के लोग करते हैं, चाहे वो जिस तरह की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस के लोग करते हैं, उसी तरह की राजनीति आपको बीजेपी को भी करना पड़ेगा। बीजेपी यहाँ पर लोग जो है बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बेचैन बैठे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ही कुछ इनके लिए ऑफर हो नहीं रहा है, तो ये लोग हमेशा बैकफुट पे चले जा रहे हैं। आप देखिए पिछला बार जो 2023 में चुनाव यहाँ हुआ था, कांग्रेस के आने का कोई सीन ही नहीं था। लोग बीजेपी को वोट देने के लिए बेचैन थे, लेकिन बीजेपी उस तरह से कुछ ऑफर यहां कर ही नहीं पाई। लोग मजबूरी में आकर कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस यहां सरकार बनाई है। आप कभी कल्पना में सोच सकते हैं कि बीजेपी किसी भी स्टेट में मतलब कि लोगों के लिए ऑप्शन नहीं दे पाया। बीजेपी जहां भी लड़ती है कम से कम अपोजिशन में तो आ ही जाती है, और अगर कहीं ट्रायंगुलर सी फाइट हो जाए तो वहां तो वो जीत ही जाती है। अभी आप देख लीजिए, हरियाणा में आप देख लीजिए, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, हल्का सा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ था, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत गई। महाराष्ट्र में देख लीजिए, हल्का सा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ, जीत गई। लेकिन क्या वजह हुआ कि तेलंगाना में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने के बावजूद बीजेपी नहीं जीत पाई? इसका एक बहुत बड़ा कारण है बीजेपी को किसी ने हराया नहीं, बीजेपी खुद हारी। यहां इससे पहले भी जितने भी बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे वो बंदी संजय कुमार हो, चाहे कृष्ण रेड्डी हो, सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस एग्रेशन की जरूरत है, जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत है, शायद वो नेतृत्व यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश भरने का काम है वो शायद वो लोग नहीं कर पाए हैं। इस वजह से मुझे लगता है 2023 में यहां पर बीजेपी जो है पूरी तरह से अपना प्रेजेंस जमाने में विफल रही है। तो यही सब कारण से जो है टी राजा बहुत दुखी हैं और वो चाह रहे थे, किसी तरह वो चाह रहे थे कि पार्टी को मजबूत करने में बहुत प्रयासरत थे। उनके जो भाषण होते हैं, उनकी जो रैलियां होती हैं, वो काफी एग्रेशन वाला होता है
और लोग ऐसे एग्रेशन को पसंद करते हैं और वो चाह रहे थे कि किसी तरह यहां तेलंगाना में भी सैफरन फ्लैग लहराया जाए और बीजेपी की सरकार यहां बने। लेकिन जिस तरह के नेतृत्व का, जिस तरह के एजेंडा की जरूरत है, जिस तरह का एग्रेशन की यहां जरूरत है, वो एग्रेशन जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व देने में विफल रहा है। तो राजा सिंह ने फाइनली कह दिया कि भैया इस तरह की ढीली राजनीति में वो नहीं खेलना चाहते हैं और फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका असर क्या पड़ेगा दोस्तों, टी राजा जो है तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी धुरी का काम कर रहे थे। बहुत उनका एक वोट बेस बैंक है। एक विधानसभा तो उनका कंफर्म होता है बीजेपी का, जहां से वो लड़ते हैं। बीजेपी का गिनती 1 से शुरू ही होता है। तो बीजेपी को इस 1 से पिछली बार वो 8 तक पहुंचा पाए थे। बीजेपी में वो यही चाह रहे थे कि जो भी स्टेट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बूथ कार्यकर्ता से लेकर ऊपर के लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा किए बगैर प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस कर दिया गया। इन सब चीजों से वो काफी खफा थे और बीजेपी में मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। बीजेपी को मुश्किल हो सकता है, बीजेपी को अब तेलंगाना में मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये मैं जो कह रहा हूं ये सही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरी जहां तक समझ कहती है, राजनीतिक समझ कहती है कि बीजेपी को यहां पर परेशानी हो सकती है आने वाला विधानसभा चुनाव में। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह होने वाले जो तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और जो दूसरे अध्यक्ष हैं, किस तरह टी राजा सिंह की भरपाई करते हैं, ये देखने वाली बात दोस्तों रहेगी। तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहिए और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।